हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस पे। आज है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का डे 4 और आज हम पढ़ेंगे साइंस। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट में हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। उसमें से आज जो दो टॉपिक्स बचे हुए हैं मैं उन पे बात करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत इत्मीनान से पूरा वीडियो देखिए। आज जो पहला टॉपिक है वह है अल्पतमांक। अल्पतमांक, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बच्चों, ठीक है। अल्पतमांक क्या होता है? ठीक, अल्पतमांक को इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं बच्चों? लीस्ट काउंट। क्या होगा? LEAST, लीस्ट, COUNT, लीस्ट काउंट। अल्पतमांक क्या होता है? तो किसी भी यंत्र द्वारा मापा जाने वाला सबसे न्यूनतम माप ही जो ठीक वो यंत्र माप सके अल्पतमांक कहलाएगा। आप यहां से देखिए ना, क्या लिखा हुआ है? अल्पतम मान जो क्या किया जा सके? ठीक मापा जा सके, वही उस यंत्र का क्या कहलाएगा? अल्पतमांक या लीस्ट काउंट। तो मैंने अभी आपको एक बात समझाई, अल्पतमांक क्या होता है। तो किसी भी यंत्र द्वारा जो न्यूनतम माप, अल्पतम मतलब होता है बाबू न्यूनतम मतलब कम से कम, जो कम से कम माप किसी यंत्र द्वारा ठीक मापा जा सके वही उसका अल्पतमांक कहलाएगा। मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं, जैसे ये पूछा जा सकता है, जैसे दीवाल घड़ी, जो दीवाल घड़ी होती है, ठीक है, या जो आपके पास घड़ी है, जो दीवाल घड़ी है, उस घड़ी का अल्पतमांक क्या होगा? तो आपसे पूछा जाए कि जो दीवार पे घड़ी टंगी हुई है उसमें 1 घंटे वाली सुई है, 1 मिनट वाली सुई है और 1 सेकंड वाली सुई है। सेकंड वाली सबसे बड़ी होती है, मिनट वाली उससे छोटी, घंटे वाली सबसे छोटी। तो अगर ये सेकंड वाली सुई है, ये मिनट वाली और ये घंटे वाली, तो ये जो घड़ी है सबसे कम समय कितना बताएगा? तो आपका आंसर आएगा 1 सेकंड। 1 सेकंड का टाइम, सबसे कम समय यह यंत्र जो पढ़ रहा है वह है 1 सेकंड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस यंत्र का जो अल्पतमांक होगा वह कितना हो जाएगा? 1 सेकंड हो जाएगा। यानी किसी यंत्र द्वारा जो सबसे न्यूनतम माप उस यंत्र से आप माप रहे हैं वही उसका अल्पतमांक कहलाएगा। तो दीवार घड़ी का अल्पतमांक 1 सेकंड हो गया। इसी तरह से साधारण स्केल का माप, जो साधारण हम स्केल यूज करते हैं, ठीक है, उसका माप क्या होगा? का अल्पतमांक, साधारण स्केल का अल्पतमांक। अब आइए देखिए, आप स्केल देखिए, स्केल ऐसे बना होगा 0 1 2 3 ऐसे लिखा होता है। ये सेंटीमीटर स्केल होता है, ठीक है बच्चों। अब 0 और 1 के बीच में आप देखिएगा, अगर यहाँ 1 है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे खाने बने होते हैं। 6 7 8 9 10 यहाँ पे मान लीजिए 1 है, ठीक है। तो आप देखिए कि 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने खाने बने हुए हैं? 10 खाने बने हुए हैं। यानी ये सबसे छोटा खाना जो है वो ये है, ठीक है। ये मैं ठीक मेजर कर सकता हूँ, माप सकता हूँ। तो इसका अल्पतमांक क्या हो गया? 1/10, मतलब इस पूरे 1 का 10वां भाग हम माप सकते हैं, ठीक, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। तो साधारण स्केल का अल्पतमांक क्या हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। तो अल्पतमांक मैंने आपको समझाया, किसी भी यंत्र द्वारा जिस न्यूनतम माप को हम ठीक माप सकते हैं उस यंत्र से, वही उसका क्या कहलाता है? अल्पतमांक। इसमें 2 चीजें हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है स्क्रू गेज, ठीक है, या पेंच मापी, और दूसरा है वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स। तो जो स्क्रू गेज या पेंचमापी का अल्पतमांक होता है, इसका मतलब ऊपर वाला ही लिखना है। तो जो स्क्रू गेज का अल्पतमांक होता है या पेंचमापी का, वो 0.001 सेंटीमीटर होता है, और जो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है वह होता है 0.01 सेंटीमीटर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, आप इनको याद रखें कि स्क्रू गेज या पेचमापी का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी बताया आपको कि अल्पतमांक क्या होता है।
अब हम देखेंगे कि अल्पतमांक ज्ञात कैसे करते हैं, उसके लिए कोई फॉर्मूला है या कैसे हम किसी यंत्र का अल्पतमांक निकालते हैं। बच्चों कुछ फॉर्मूले की बात मैं कर रहा था, समय बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल चीज़ें पहले से लिख रखी हैं, आपको भी बोरियत नहीं महसूस होगी और फटाफट मैं चीज़ों को समझा पाऊंगा। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक अगर आपको फाइंड करना है तो वर्नियर में दो पैमाने होते हैं, एक मुख्य पैमाना होता है, एक वर्नियर पैमाना होता है। जिस गोले का हमें व्यास मापना होता है उसको हम उसके दोनों जबड़ों के बीच में रख देते हैं। वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो समझ में आएगा। मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इतना बता देना कि आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक जो होता है वो मुख्य पैमाने के एक भाग की माप क्वेश्चन में दिया होगा, वर्नियर पैमाने पर बने खानों की कुल संख्या, ये दोनों दिया होगा। हम इजी वे में निकाल लेंगे, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, भरपूर कराऊंगा। स्क्रू गेज का अल्पतमांक क्या होता है? चूड़ी अंतराल बटे वृत्ताकार पैमाने पर बने भागों की संख्या। एक बात याद रखना है, वर्नियर पैमाने में, वर्नियर कैलिपर्स का जब हम अल्पतमांक निकालते हैं तो उस समय सबसे पहले शून्यांक त्रुटि निकाला जाता है। तो करते क्या है, दोनों जबड़ों को मिलाया जाता है। जब दोनों जबड़ों को मिलाते हैं तो मुख्य पैमाना, अगर वर्नियर पैमाने पर दोनों जबड़ों को अगर मिलाने पर, हम दोनों जबड़ों को अगर मिला रहे हैं तो उनको मिलाने के बाद अगर क्या होगा, उनके शून्यक आपस में एक दूसरे के सीध में नहीं होंगे, वर्नियर पैमाने और मुख्य पैमाने के, तो हम कहेंगे कि उसमें क्या है, शून्यांक त्रुटि है। और अगर वो जो मुख्य पैमाना है, देखिए वर्नियर का शून्यांक अगर मुख्य पैमाने के शून्यांक के दाईं ओर चला गया तो उसे कहेंगे धनात्मक त्रुटि, और अगर वो बाईं ओर चला जाएगा तो ऋणात्मक त्रुटि। बस इतना याद रखना है कि धनात्मक शून्यांक त्रुटि कब होता है, जब वर्नियर का शून्यांक मुख्य पैमाने के शून्यांक के दाईं ओर चला जाएगा। ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि कब होती है, जब वर्नियर का शून्यांक क्या होगा, मुख्य पैमाने के शून्यांक के बाईं ओर चला जाएगा। जैसे मान लीजिए वर्नियर का शून्यांक ये है, ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए बच्चों, लाइट चली गई है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा। अगर मान लीजिए वर्नियर का शून्यांक मुख्य पैमाने, वर्नियर का शून्यांक ये है, ठीक है, तो वर्नियर का शून्यांक मुख्य पैमाने के शून्यांक के दाईं ओर चला जाए तो मुख्य पैमाना यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, एज सच ये कंडीशन नहीं है, बस आपसे ही बता रहा हूँ कि जो मान लीजिए ये मुख्य शून्यांक यहाँ जीरो है और इसका जीरो यहाँ ना होकर के यहाँ आ गया दोनों का, तो दोनों एक दूसरे के सीध में नहीं हुए। सीध में होने का मतलब ऐसे होना चाहिए, दोनों पैमाने का जो शून्यांक है वो एक सीध में हो तो कहेंगे शून्यांक त्रुटि नहीं है। अगर वो दाईं ओर चला गया तो धनात्मक, बाईं ओर चला गया तो ऋणात्मक। तो इसको पॉज करके नोट करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे सवाल भी हमारे लगने हैं, तो प्लीज नोट कर लीजिए। इसको कर लिया, इरेज करूं, थोड़ी सी लाइट भग गई थी बीच में, इसलिए थोड़ा सा आपको लिखने में दिक्कत हुआ होगा, ब्लर कर रहा था, अच्छे से ये व्यू नहीं हो रहा था। फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बढ़ेंगे इनके क्वेश्चंस की ओर और इन पे देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए, चलिए बच्चों, इन दो क्वेश्चंस की बात करते हैं जो इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं। कहता है इस क्वेश्चन में एक पिच मापी का चूड़ी अंतराल 1/2 मिलीमीटर है, ठीक है, इसके वृत्ताकार पैमाने पर 100 भाग हैं, तो अल्पतमांक बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया? चूड़ी अंतराल आपको दिया हुआ है और टोटल भाग दिया हुआ है, उस पर कितने हैं, 100, तो अल्पतमांक। तो अभी मैंने बताया था, देखिए इसका सॉल्यूशन, अल्पतमांक बराबर क्या होता है, अल्पतमांक बराबर होता है चूड़ी अंतराल बटा कुल भागों की संख्या। तो चूड़ी अंतराल 1/2 मिलीमीटर बटा भाग कितना है, 100। अच्छा बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, 1/2 यानी कि 1/200 मिलीमीटर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 200 है ना, इसको सही करने का एक तरीका जान लीजिए, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दीजिए तो 5/1000 हो गया। नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, बड़ा बड़ा लिखते हैं, 1/200 मिलीमीटर। अच्छा, ऊपर नीचे 5 से गुणा करिए तो 5/1000 मिलीमीटर हो गया। अब देखिए क्या जीरो है नीचे, 3 जीरो, तो कितने अंक पे दशमलव लगेगा, कितने अंक पे लगेगा, 3 अंक पे, तो क्या हो जाएगा, 5, 1 हो गया, फिर 2, फिर 3। और जब भी आप भाग देते हैं तो दशमलव हमेशा किधर जाता है, बाईं ओर, तो यहां से दशमलव इधर जाएगा तो 1, 2, 3 अंक पे आ गया, ये मेरा हो गया। यानी आंसर क्या आएगा, 0.005 मिलीमीटर। क्या ऑप्शन में है, थोड़ा ढूंढते हैं यार, ये तो सेंटीमीटर में तो गलत हो गया, ये है ही नहीं, ये भी गलत है, इन्हीं दोनों में है तो ये मिलीमीटर, ये भी गलत हो गया, सेंटीमीटर। यानी कि हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर, तो देखिए 0.005 मिलीमीटर आया हमारा आंसर, हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर, तो 0.005/10, अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 0.000, एक जीरो और बढ़ जाएगा इधर, 5 सेंटीमीटर। दिस इज द
राइट आंसर। प्लीज इसको पॉज करके नोट करिए, जल्दी करिए बच्चों, बहुत लंबा सेशन होने वाला है आज, तो जल्दी करिए इसको, ठीक है। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मिटा करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला वाला, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अदरवाइज आप गलत कर देंगे। एक पेचमापी को 2 चक्कर घुमाने पर वो 0.2 सेंटीमीटर चलता है। यदि उसकी गोलीय पैमाने पर 100 चिन्ह हो तो अल्पतमांक। तो मैंने कहा अभी कि अल्पतमांक क्या होता है? अल्पतमांक होता है क्या होता है बताइए? चूड़ी अंतराल बटा गोलीय पैमाने पर बने भागों की संख्या। अच्छा, तो क्या होगा? चूड़ी अंतराल कैसे निकालेंगे? चूड़ी अंतराल क्या होता है कि यहाँ कह रहा है 2 चक्कर घुमाने पर 0.2 सेंटीमीटर चलता है। तो हमको पहले निकालना होगा कि एक चक्कर घुमाने पर वो कितना दूरी तय करेगा। चूड़ी अंतराल क्या होता है? एक चक्कर घुमाने पर तय की गई दूरी। नोट कर लीजिए, एक चक्कर घुमाने पर चली गई दूरी, तो 2 चक्कर में 0.2 सेंटीमीटर, तो एक चक्कर में क्या हो जाएगा? 0.2/2। आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन दे दे, एक पेचमापी को 2 चक्कर घुमाने पर 0.2 सेंटीमीटर चलता है, चूड़ी अंतराल बताइए, तो क्या करेंगे? 0.2/2 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां तो हमें अल्पतमांक बताना है, तो बटे 100। अब ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल कर लीजिए, तो 0.1/100। अच्छा, 2 0 है तो 2 अंक और इधर भागेगा, तो क्या हो जाएगा? 0.001 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। दिस इज आंसर। ढूंढिए कहाँ है? यहाँ पे है 0.001 सेंटीमीटर। प्लीज इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी पॉज करके नोट करिए, फटाफट नोट करिए बच्चों, ताकि मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो हमने वर्नियर कैलिपर से लिया हुआ है। एक यंत्र के मुख्य पैमाने के 24 भाग वर्नियर के 25 भागों के बराबर है, ठीक है ना। यानी कि कुल भागों की संख्या हमारे पास 25 हो गई। देखिए, हमेशा मैक्सिमम वाले को ही हम लेना है, कुल भागों की संख्या, ठीक है। कहता है मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर 20 बराबर भागों में अंकित है, तो अल्पतमांक क्या होगा? एक बार फॉर्मूला लिखना चाहता हूं मैं। अल्पतमांक बराबर क्या होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अल्पतमांक का क्या हमने फॉर्मूला लिखा था वर्नियर के लिए? तो लिखा था मुख्य पैमाने के 1 भाग की माप। अब यहां ध्यान दीजिए, मुख्य पैमाने का 20 सेंटीमीटर 20 भाग में, सॉरी 1 सेंटीमीटर 20 भाग में है, तो 1 सेंटीमीटर में 20 भाग हैं, तो 1 भाग की दूरी क्या होगी? हमें क्या चाहिए? मुख्य पैमाने के 1 भाग का माप चाहिए, ठीक है बच्चों। और यहां पे कुल भाग हम लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, 1 पैमाने का भाग क्या होगा? तो ये देखिए, ये जो 1 भाग है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, इसमें कुल कितने खाने बने हुए हैं? ऐसे करके 20 खाने बने हुए हैं, तो 1 खाने का माप क्या हो जाएगा? 1/20। तो मैंने मुख्य पैमाने का भाग क्या लिखना है? 1/20। यही ट्रिक थे इसमें, ध्यान से समझिए। मुख्य पैमाने का भाग 1 सेंटीमीटर मत रखिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। 1/20 रखना होगा। और कुल भाग कितना है? 24। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1/480। देखिए, सॉरी 25 है ना। टोटल हमारे पास खाने कितने हैं? टोटल कुल भागों के बराबर है 25, तो 25 दूना 50, 1/500। फिर मैंने कहा देखिए 5 है तो 2 के गुणा करिए ऊपर नीचे, तो 5 दूना 10, 1000 हो गया। अब 3 अंक पे दशमलव लगाना है, तो 0.002 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आना चाहिए। बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, सॉल्यूशन बहुत छोटा है। आपको क्या लग रहा है कि बहुत लंबा मैं क्वेश्चन करा रहा हूं? बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत इजी वे में कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ने में टाइम भले लग रहा हो, बट इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। कुछ नहीं करना है, मुख्य पैमाने के 1 भाग का माप, तो 20 भाग 1 सेंटीमीटर में है, तो 1 भाग का 1/20 हो जाएगा, बराबर बटे कुल भाग कितना हो गया? 25। आराम से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर 0.002 सेंटीमीटर आएगा। पॉज करके इसको भी नोट करिए। तो कुछ नेक्स्ट चीजें करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने अल्पतमांक का सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन लिख रखा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। पढ़ना ही सबसे बड़ा इसमें टफ टास्क है। पढ़ लिए तो सॉल्यूशन बहुत आसान है। कहता है कि वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भागों के बराबर है। तो मैंने अभी कहा कि टोटल भाग कितना लेना होगा हमको? अधिकतम वाला। तो कुल भाग हमारे कितने हो गए? 50। किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3.2 आया, ठीक है। तो तब वर्नियर का 16वां चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह की सीध में पाया गया, यदि मुख्य पैमाना अर्ध मिलीमीटर में अंकित हो। यानी मुख्य पैमाने की माप क्या है? 1/2 मिलीमीटर, ठीक है। तो वस्तु की वास्तविक लंबाई क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे।
4 ऑप्शन है। देखिए पहले तो अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चंस में आपको अल्पतमांक दे भी सकता है। अल्पतमांक क्या होता है, तो इस क्वेश्चन में पहले अल्पतमांक ज्ञात करिए, फिर अगला फार्मूला मैं आपको बताता हूं क्या करना है। अल्पतमांक कैसे निकालते हैं, एक भाग की माप 1/2 मिलीमीटर और कुल भाग कितने हैं 50, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/100 मिलीमीटर, क्या हो जाएगा बच्चों 0.01 मिलीमीटर। आप ध्यान से समझिए बच्चों, हमारा जो आंसर है ना वो सेंटीमीटर में आया है, ठीक है, तो हमें इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 दशमलव और बढ़ा देंगे, मतलब 1 जीरो और इधर कर देंगे, सेंटीमीटर में चेंज हो गया 10 से भाग दे करके, ये आ गया अल्पतमांक। कुछ क्वेश्चन में ये पूरा बचा के आपको सिर्फ अल्पतमांक दे देगा। अब आपसे पूछा है वास्तविक लंबाई, तो देखिए वास्तविक लंबाई बराबर क्या होगा, वास्तविक लंबाई या सिर्फ लंबाई, जो पूछा है वस्तु की लंबाई लिखिए, वस्तु की लंबाई, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो होता है, ठीक है, क्या मापा गया है इसका, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, क्या होगा मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, क्या होगा बच्चों मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, प्लस क्या होगा वर्नियर पर मिलने वाला 16वां चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह की सीध में पाया गया, तो वर्नियर पर मिलने वाला खाना गुणे अल्पतमांक, लिस्ट काउंट, एलसी का मतलब लिस्ट काउंट है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ मुख्य पैमाने का पाठ्यांक क्या है 3.2 प्लस वर्नियर का मिलने वाला खाना क्या है 16 गुणे 0.001। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.2 प्लस 16 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.016 हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए क्या हो जाएगा 3.216 सेंटीमीटर, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्लीज इसको पॉज करिए, नोट करिए बहुत जल्दी। बच्चों मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने आपको सार्थक अंक पिछले डे 3 में पढ़ाया था, आप अगर सार्थक अंक नहीं पढ़े हुए हैं तो प्लीज डे 3 का साइंस देख लें तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ये क्वेश्चन, सर्वाधिक शुद्ध पाठ्यांक कौन सा होगा, सबसे सही कौन सा पाठ्यांक होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल याद रखना है, सर्वाधिक शुद्ध पाठ्यांक के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए, सार्थक अंक अधिक होना चाहिए, सार्थक अंक क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो जिसमें सार्थक अंक सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, शुद्ध पाठ्यांक होगा। इसमें सार्थक अंक 4 होगा क्योंकि ये कोई यूनिट के साथ है तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट ले लिए जाएंगे। इसमें सार्थक अंक 3 होगा, इसमें सार्थक अंक 2 होगा और इसमें भी 2 होगा, तो सबसे शुद्ध पाठ्यांक क्या हो जाएगा बच्चों 6300 ग्राम हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मिटा दो इसको। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, क्योंकि पिछले 2 सालों से इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा गया है एरर एनालिसिस से, प्रतिशत त्रुटि से, परसेंटेज एरर एनालिसिस कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर एरर क्या होता है, त्रुटि क्या होती है, तो आपको जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए टीचर कहता है, कोई भी मेजरमेंट लेने के लिए कहता है, तो आप उसका जब मेजरमेंट लेते हैं उस चीज़ का जिसके लिए जिस चीज़ का कहा गया है, तो वहाँ पे आप 2 चीज़ें वहाँ पे मिस्टेक हो सकती हैं। एक तो जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट डिस्टर्ब हो, और एक आप मेजरमेंट करते समय आप प्रिकॉशंस पर ध्यान ना दें, ठीक है। तो त्रुटि क्यों आएगी, क्योंकि या तो हम अपने काम करते समय लापरवाही करें या जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक ना हो, तो जो हमारा एक्चुअल वैल्यू आना चाहिए उससे फ्लक्चुएट करेगा, वो डिफर करेगा। मुझे बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ानी, मुझे बस वो ट्रिक बता देना है, वो चीज़ बता देनी है जिससे एरर एनालिसिस का दुनिया का हर क्वेश्चन हल हो जाए। देखिए बच्चों, एरर एनालिसिस में पहला जो आएगा, एरर एनालिसिस त्रुटि में कई चीज़ें होंगी। पहला जो आएगा वो आएगा निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। जिनको बहुत ढंग से पढ़ना हो वो मेरे YouTube चैनल पे टाइप करें एरर एनालिसिस बाय मोहम्मद आलम अंसारी, वो देख लेंगे, वहाँ पे वीडियो पड़ा है। निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा बाबू भिन्नात्मक त्रुटि। मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता आपका, भिन्नात्मक त्रुटि मैं वो चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन एकदम चुटकियों में हल हो जाए। भिन्नात्मक त्रुटि मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। और फिर उसके बाद से आएगा, उसके बाद से लास्ट आएगा परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि,
प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैं उतनी ही चीज़ें बताने वाला हूं जिनसे हमारा क्वेश्चन बहुत इजी वे में और बहुत आसानी से हल हो जाए, हमको कोई परेशानी ना हो। अब देखिए निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। मान लीजिए निरपेक्ष त्रुटि में किसी बच्चे को आपने कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया, वो एक्सपेरिमेंट करता रहा, उसके एक्सपेरिमेंट से जो डाटा आया A1, A2, A3, A4, A5, 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, 5 वैल्यू उसने निकाले उस चीज़ की। अब जो ये 5 वैल्यू वो निकाल चुका है, ठीक है, वो पांचों वैल्यू का अगर हम क्या ले लें, एवरेज ले लें, एवरेज, तो क्या होगा, एवरेज औसत कैसे लिखते हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो वो हमें बता देगा एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, जो उसका एवरेज लेंगे वही बताएगा एक्चुअल वैल्यू। और एक्चुअल वैल्यू में से जो प्रयोग द्वारा निकाला गया है, जो हम प्रयोग करके निकाल रहे हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही क्या बताएगा, निरपेक्ष त्रुटि। तो मैं इन चीज़ों के बारे में ना जाकर के सीधा सीधा आपको निरपेक्ष त्रुटि कैसे लिखते हैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे लिखेंगे, वास्तविक मान डिफरेंस प्रायोगिक मान। ठीक है बच्चों, अब आएगा भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है। तो जब निरपेक्ष त्रुटि में वास्तविक मान से भाग दे देंगे, ठीक है, तो वही क्या बन जाएगा, भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि कैसे लिखेंगे, वास्तविक मान, मैं बार बार कह रहा हूं जिनको बहुत डिटेल में पढ़ना हो ना, बहुत सारी चीजें मैं छोड़ भी दे रहा हूं क्योंकि अब इसमें औसत निरपेक्ष त्रुटि आएगा तो आप सोचेंगे सर ये तो बताया नहीं, कैसे कह दिए। तो फिलहाल मैं वही चीज बता रहा हूं जिससे हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए, हमारा क्वेश्चन हो जाए। वास्तविक मान डिफरेंस प्रायोगिक मान बटा वास्तविक मान। ठीक है, ये हो जाएगा भिन्नात्मक त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि जो होगा वो होगा वास्तविक मान डिफरेंस प्रायोगिक मान बटा वास्तविक मान गुणा 100, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। यानी कि जब भिन्नात्मक त्रुटि में आप 100 से गुणा कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, वो प्रतिशत त्रुटि में। और जब निरपेक्ष त्रुटि में आप वास्तविक मान से भाग दे देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, वह चेंज हो जाएगा भिन्नात्मक त्रुटि में। ठीक है ना, क्या आप इतनी बातें समझ पाए, बिल्कुल। अब मान लीजिए कि कोई आपने क्या किया, जी के मान में प्रतिशत त्रुटि निकाला। ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपने जी को गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निकाला। जब गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निकाला तो जी आर रियल वैल्यू भी पता होगा और जी प्रैक्टिकल, आपने प्रैक्टिकल करके कुछ निकाला होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है मैं उसको डेल्टा जी से लिखता हूं। ये जो डेल्टा जी है वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, निरपेक्ष त्रुटि। तो मैं अगर जी में प्रतिशत त्रुटि पूछूं तो कैसे लिखेंगे, तो पहले हम निरपेक्ष त्रुटि के बारे में समझेंगे। कैसे निरपेक्ष त्रुटि लिखा, डेल्टा जी से। कैसे लिखा, डेल्टा जी से। और डेल्टा जी क्या बता रहा है, तो वास्तविक मान डिफरेंस प्रायोगिक मान। भिन्नात्मक त्रुटि कैसे निकालेंगे, जब डेल्टा जी में जी रियल वैल्यू से भाग दे देंगे तो हमारा भिन्नात्मक त्रुटि आ जाएगा। प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, जब डेल्टा जी में जी रियल में क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, जी में प्रतिशत त्रुटि। ठीक है बच्चों, यही आपको समझना है, सिर्फ और सिर्फ ये आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो पहले इतनी बातों को नोट करिए, फिर मैं आगे आप इस पर डिस्कस करता हूं आपसे। पहले सारी बातें नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब कोई टेंशन नहीं लेना है, बस मैं अब जो सिखा रहा हूं उसको सीखिए, भूल जाइए अभी तक। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो टेंशन मत लीजिए, अब मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ए दिया है, ए कोई भौतिक राशि है, इसमें आपको प्रतिशत त्रुटि लिखना है। तो ए में प्रतिशत त्रुटि कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो वो होगा डेल्टा ए, मतलब इसी का निरपेक्ष त्रुटि, मतलब प्रैक्टिकल और रियल का डिफरेंस, बटे ए उसका रियल वैल्यू इंटू 100। ठीक है, इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि P में प्रतिशत त्रुटि कैसे लिखेंगे, तो बताइए जल्दी से, P में प्रतिशत त्रुटि जल्दी बताइए बच्चों। वो हो जाएगा डेल्टा P बटा P गुणे 100। अच्छा, अगर मैं R स्क्वायर में प्रतिशत त्रुटि पूछूं तो देखिए जो घात होगा वो आगे आ जाएगा। तो R स्क्वायर में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, 2 इंटू डेल्टा R बटे R गुणे 100। और एक बात आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, त्रुटि कभी माइनस नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आपने किसी का पर्स चुराया
और फिर अगली बार कह रहे हैं कि नहीं नहीं अब हम उसको खुद ढेर सारा मार देंगे। तो मारने के बाद कही कि नहीं देखो मैं पर्स जो चुराया था वो छोटी वाली त्रुटि थी, छोटी गलती की मैंने, ये बड़ा गलती है तो छोटी गलती को माफ़ कर दो, बड़ी गलती के लिए सजा दो। वो गलतियाँ हमेशा ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आप परसेंटेज एरर जब भी करेंगे तो उसमें ये जो घात है वो आगे आएगा और माइनस में नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। माइनस में त्रुटि का क्या मतलब है, ये हमेशा आगे आएगा। तो 2 इंटू डेल्टा आर अपन आर इंटू 100। जैसे मान लीजिए, अच्छा जो कांस्टेंट चीज़ें होंगी, जो कांस्टेंट चीज़ें होंगी, तो कांस्टेंट चीज़ों में जैसे पाई में, 3 पाई में, 2 पाई में, 4 पाई में, कैपिटल जी में, ठीक है, इन चीज़ों में कोई एरर नहीं होगा, प्रतिशत त्रुटि नहीं होगी। कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान वो नहीं बदल रहा है तो उसमें भी कोई एरर नहीं होगा। कांस्टेंट जो चीज़ है उसमें एरर नहीं होगा। 3/4 में, 3 में, 2 में, इन सब में कोई एरर नहीं होगा। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि लिखो। तो देखो क्या करोगे, आयतन में प्रतिशत त्रुटि पूछा तो डेल्टा V बटा V गुणे 100, यही तो मतलब हुआ। जैसे A में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा A बटा A गुणे 100 हुआ तो आयतन में क्या होगा, डेल्टा V बटा V गुणे 100। 4/3 मैंने कहा इसमें कोई त्रुटि ही नहीं होगा तो R क्यूब मतलब 3 गुणे डेल्टा R बटा R गुणे 100। और यही क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा था कि किसी गोले की त्रिज्या में 1% की त्रुटि है। कितने प्रतिशत की त्रुटि है, 1% की। तो आयतन में कितना हो जाएगा, तो 3 1 कम 3%। हल ही करना था, नहीं भाई हो गया। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसी तरह इसको डील करेंगे। एक क्वेश्चन और बोलता हूं, ध्यान से सुन करके कॉपी पे नोट कर लीजिए। कह रहा है कि किसी गोले के आयतन में 9% की त्रुटि है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल पे, इसके संपूर्ण पृष्ठ में प्रतिशत त्रुटि बताइए। किसमें बताना है, संपूर्ण पृष्ठ में प्रतिशत त्रुटि बताना है। ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कह रहा है कि इसके आयतन में 9% की त्रुटि है। चलिए भाई करते हैं इस क्वेश्चन को, वो सब नोट हो चुका होगा बच्चों, मुझे पता है। अब आइए, आयतन में 9% की त्रुटि है तो क्या होगा, आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ 9% की त्रुटि हो गई, ठीक है। अरे भाई आप लिख लीजिए डेल्टा V बटा V गुणे 100, ये कोई मतलब नहीं है, इतना टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा है। इसमें तो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे डेल्टा R बटा R गुणे 100। तो देखो अगर इसमें 9% है तो त्रिज्या में कितना होगा, 3%। कैसे, यहाँ 9% लिखो तो 3 गुणे डेल्टा R बटा R गुणे 100, तो 3 त्रिका 9, तो त्रिज्या में कितना परसेंट हो गया, 3% का त्रुटि हो गया। संपूर्ण पृष्ठ पूछा है तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा इसका, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई में कोई त्रुटि नहीं होगी और आर में कितना है 3 और इसका स्क्वायर है तो यानी उसका गुणा होगा 2 में, वर्ग मत कर देना, 3 त्रिका 9 मत कर देना। आर स्क्वायर में क्या होगा 2 इंटू डेल्टा आर अपन आर गुणे 100। मैं चाहता हूँ कलम चलाना ही ना पड़े, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6%, आंसर आ जाएगा। चलिए इसी पर बेस मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ जिनको बिना कलम चलाए आपको आंसर देने हैं और बहुत ही जल्दी देने हैं, क्योंकि मुझे अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक ठोस के घनत्व में 3% की त्रुटि है, आयतन में 4% की त्रुटि है, तो द्रव्यमान में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। अब देखिए क्वेश्चन हो गया, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, घनत्व गुणे आयतन। अब ध्यान दीजिए, जब गुणा का चिन्ह होगा तो कैसे त्रुटि लिखेंगे। देखिए m के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा m बटे m गुणे 100, और गुणा में लाग का फॉर्मूला लाग m इंटू n क्या होता है, लाग m प्लस लाग n। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा d बटा d गुणे 100 प्लस डेल्टा v बटा v गुणे 100। घनत्व में कितना परसेंट की त्रुटि है, 3% का, ठीक है बच्चों। आयतन में कितना परसेंट का है, 4% का, तो 4 3 कितना हो गया 7%। तो आपको सीधा समझ लेना है फार्मूले से ही। घनत्व में कितना दिया है 3, आयतन में कितना दिया है 4, तो द्रव्यमान में कितना हो जाएगा 4 3 7, गुणा है ना, जुड़ जाएगा। अच्छा अब मान लीजिए भाग रहता तब क्या होता, मान लीजिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि किसी वस्तु के लंबाई में 2% की त्रुटि है, चौड़ाई में 4% की त्रुटि है, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की त्रुटि होगी बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई में 2%, चौड़ाई में कितना परसेंट 4%, यहाँ गुणा है ना, प्रतिशत त्रुटि में जुटेगा, तो 4 2 कितना हो गया 6%। समझ रहे हैं बात को। कहते किसी घन के एक भुजा की माप में, एक भुजा की लंबाई में 3% की त्रुटि है, तो आयतन में कितना होगा। तो आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, तो 3 गुणे
3%, तो 3 तरीका क्या आ जाएगा 9%। इन्हीं सब से आने वाला है क्वेश्चन, ये मैं बता दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज नोट हो गया, मिटाओ इसको। अच्छा, कुछ और भी क्वेश्चंस के बारे में देखें परसेंटेज एरर के लिए। कहता है कि एक लड़के को कहा गया गुरुत्वीय त्वरण g का मान ज्ञात करना। वो गया प्रयोग द्वारा गुरुत्वीय त्वरण g का मान निकाला 9.6 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये g प्रैक्टिकल है। गुरुत्वीय त्वरण g का मान उस बच्चे ने प्रयोग द्वारा 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाला, और रियल में दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो परसेंटेज एरर क्या होगा बताइए, कैसे करेंगे? तो अभी मैंने आपसे बताया है कि रियल डिफरेंस प्रैक्टिकल 9.8 डिफरेंस 9.6 अपॉन रियल 9.8 इंटू 100। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करिए, 0.2 अपॉन 9.8 इंटू 100। ऊपर नीचे एक एक अंक पे दशमलव है, तो 200/98 भाग दे दीजिएगा। जो आपको परसेंटेज एरर आना होगा वही इसमें क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बहुत अच्छे से समझिए इस चैप्टर को। और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बच्चों, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको तैयार करिए। एक क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान में 3% की त्रुटि है। वो घनाकार है, उसकी घनाभ है, उसकी लंबाई में 2%, ठीक है, चौड़ाई में 3% और ऊंचाई में 2% की त्रुटि है, 1% की त्रुटि है। चलिए, तो पूछ रहा है कि इसके घनत्व में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। घनत्व में प्रतिशत त्रुटि प्लीज आप इसे कॉपी पे लिख लिया करिए। मेरी शब्दों को अपने क्वेश्चन एक वाक्य के रूप में सब बना के लिख लिया करिए प्लीज, नहीं तो पता चलेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे क्या कर रहा हूँ। द्रव्यमान में 3% की त्रुटि है, लंबाई में 2% की, ठीक है, क्षेत्रफल में 3%, चौड़ाई में 3% की, ऊंचाई में 1% की। तो घनत्व में प्रतिशत त्रुटि कुछ नहीं करना है भाई, बहुत आसान है। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन नहीं पता है, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आप कहेंगे कि सर ये भाग में है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो सारा ये इसका जितना त्रुटि होगा वो माइनस हो जाना चाहिए। जी नहीं, आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ त्रुटि माइनस नहीं हो सकती। इसका भी क्या होगा, इसके लिए यम के लिए डेल्टा यम बटा यम गुणे 100, यल के लिए प्लस हो जाएगा, प्लस होगा वो डेल्टा एल अपान एल गुणे 100। अधिकतम त्रुटि हमेशा प्लस में आएगी, डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 प्लस डेल्टा एच अपान एच गुणे 100। अब आपको क्या करना है, सबका जोड़ना ही है ना, तो जोड़ दीजिए, 3 3 6 2 8 और 1 9%। आंसर क्या आ जाएगा 9%। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे बच्चों, तो प्लीज़ आप पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, खूब अच्छे से समझिए, तो आप उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को बहुत इजी वे में दे पाएंगे। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो परसेंटेज एरर से पूछे जा सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चंस ना आए प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उन क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। आज मैंने आपको मेजरमेंट का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया। देखिए बच्चों, 4 दिन हो गए इतने लंबे टॉपिक्स को पढ़ाने में। आपको लगता है कि अगर शॉर्ट मार करके जल्दी से हम पढ़ा सकते थे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बाई मी, मेरे द्वारा ये नहीं किया जा सकता। मैं हमेशा आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, विश्वास रखिए। 45 दिन में कोर्स कहा है कंप्लीट करने के लिए, तो कंप्लीट करूंगा। ठीक है, थैंक यू।